हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने क्लास 10th की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब बारी है चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहली बात, ये लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन वो वाली इक्वेशन है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। मैक्सिमम पावर क्या होगी? सॉरी, 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है 2 वेरिएबल एक्स वाई की फॉर्म के अंदर हो। क्लियर? इसके अलावा एक कोई वेरिएबल पी क्यू की फॉर्म के अंदर हो, या फिर हो सकता है कोई वेरिएबल ए और बी की फॉर्म के अंदर हो। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात करूं तो उसके अंदर मैक्सिमम पावर जो होगी वो 1 होगी। इसके अलावा एक्स और वाई यहाँ पर 2 वेरिएबल हो सकते हैं, पी क्यू 2 वेरिएबल हो सकते हैं, ए और बी 2 अलग अलग वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अल्फाबेटिकली वर्ड है, ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की, क्या? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की, किसकी? लीनियर इक्वेशन की। तो क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है? ए एक्स, ये जो एक्स है, ये एक्स है हमारे पास में वेरिएबल, ये भी वाई क्या है? वाई भी वेरिएबल है। तो ये एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। और ए बी सी, ये एक्स का कोफिशिएंट ए है, बी वाई का कोफिशिएंट है, और सी अकेला कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये जो एक एक्स के साथ लग रहा है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये वाई का कोफिशिएंट है, और ये सी अकेला कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहां पर लीनियर इक्वेशन की कोई जनरल फॉर्म पूछे तो हमें ये बतानी पड़ेगी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब होता क्या है इस केस के अंदर, यहां पर लीनियर इक्वेशन ये इस टाइप से हो गया। अब इसमें अगर लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन ये है, तो एक लीनियर इक्वेशन से एक सीधी लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक सीधी लाइन। अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो वो एक सीधी लाइन शो करेगी। क्लियर? अब यहां पर इस केस में अगर ग्राफिकली इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो ये हो सकता है मे बी, ये मेरे पास में 4 क्वाड्रेंट हो गए। यहां पर ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। क्लियर? अब यहां से इधर की तरफ चलूंगा तो ये x पॉजिटिव में शो करेगा, ये y इधर की तरफ चलूंगा तो ये पॉजिटिव शो करेगा, ये x नेगेटिव में और ये y डैश नेगेटिव के अंदर। तो यहां पर अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन लूंगा तो उसको सोल्व करूंगा, हो सकता है मे बी वो इक्वेशन या लाइन जो है वो इस टाइप से आए, हो सकता है मे बी वो लाइन इस टाइप से आए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे? ग्राफिकली। अब होता क्या है यहाँ पर कि हमारे को 2 इक्वेशन दे देंगे। वो 2 इक्वेशन कौन कौन सी देंगे? हमारे को कह देंगे कि ये आपके पास में 2 इक्वेशन कौन कौन सी फॉर्म के अंदर? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन वो बोल देंगे, और सेकेंड इक्वेशन वो कुछ बोल देंगे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन वो बोल देंगे। अब होता क्या है यहाँ पर, हर एक इक्वेशन से एक लाइन शो करेगी। मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि एक इक्वेशन एक लाइन को शो करेगी। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन ये वाली लाइन शो कर रही है। क्लियर? अब ये वाली इक्वेशन ये वाली लाइन शो कर रही है, और दूसरी वाली इक्वेशन क्या कर रही है? दूसरी वाली फर्स्ट वाली लाइन के जस्ट पैरेलल में चल रही है। क्या कर रही है? पैरेलल में चल रही है। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है, किसकी कंडीशन है? पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल की कंडीशन क्या है? वापस समझा देता हूं कि ये वाली इक्वेशन से मैंने लाइन ड्रॉ की थी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या हुआ कि ये वाली इक्वेशन से लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन उठाई, उससे भी एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये दोनों लाइंस को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रही है। तो जब पैरेलल नजर आ रही है तो यहां पर उस पैरेलल की कंडीशन क्या होगी? पैरेलल लाइन जब ही होगी जब मेरे पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा। क्या आएगा? इसका फर्स्ट वेरिएबल इसके सेकंड वेरिएबल से जो रेशो में चलेगा, उसके फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल के रेशो में चलेगा, और c1 और c2 का रेशो अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पर कि 2x प्लस 3y प्लस
5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास में फर्स्ट लाइन है। क्लियर, फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो कि फर्स्ट लाइन को शो करेगी। उसके अलावा सेकंड इक्वेशन के अंदर जैसे 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन है। अब हो सकता है मे बी ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर a1/a2, अगर मैं इसका a1/a2 करने बैठूंगा तो 2/4। इसके अलावा b1/b2 करूंगा जो कि y का कोफिशिएंट को रेशो में लेके जा रहा है, तो यहां पर हो गया b1/b2 और ये आ गया c1/c2। अब a1/a2 को सोल्व किया तो ये आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। इसको सोल्व किया ये भी आ गया 1/2, बट ये जो है ये 5/7 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है। यहां पर ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, तो पैरेलल की कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक लाइन, एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी और ये दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आएगी, तो हम बोलेंगे पैरेलल की कंडीशन है। और पैरेलल की कंडीशन के लिए हमारे को यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर, अब यहाँ पर होता क्या है कि इस पैरेलल के अंदर यहाँ पर पूछ लेगा कि कितने पॉइंट्स है जो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब मेरे को ये चीज बताओ कि इस लाइन और इस लाइन के अंदर क्या कोई बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, क्या बीच में ये कट कर रहे हैं, या फिर किसी कोई एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, नहीं। तो इसके अंदर नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। मैं इसके अंदर बोल सकता हूं कि इसके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोलूंगा इसके अंदर नो सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा इसके अंदर, नो सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है। पैरेलल के अंदर क्या बताया मैंने यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन से उठाना है तो एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन से उठाएंगे तो दूसरी लाइन बनेगी, और उसके बाद में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की अगर कंडीशन लगती है तो वो पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल के अंदर यहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में। भाई इसको मैं आगे तक बढ़ाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे से आगे तक बढ़ती चली जाएगी एज इट इज, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। क्लियर, तो ये पैरेलल की कंडीशन है। इसके बाद में आता है कोइंसिडेंट की कंडीशन। किसकी कोइंसिडेंट की। तो कोइंसिडेंट के अंदर क्या है यहाँ पर, ओके, कोइंसिडेंट के अंदर क्या है यहाँ पर कि एक लाइन ये वाली इक्वेशन की है, फर्स्ट वाली इक्वेशन की मानता हूं कि ये वाली लाइन है। क्लियर, उसके बाद में सेकंड वाली इक्वेशन की भी यही लाइन है, सेकंड वाली इक्वेशन की भी जस्ट इसी के जस्ट ऊपर ये वाली लाइन है। तो ये वाली जो लाइन होती है कोइंसिडेंट की लाइन होती है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर मैं एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन लगा दूं, बिल्कुल जस्ट, तो यहां पे बोलूंगा कि वो लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट की होगी। किसकी होगी, कोइंसिडेंट की। क्लियर, यहां पर कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या कंडीशन बनी यहां पर बन रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दे दिया 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन मेरे को दे दी 6x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसका a1/a2, इसके x के कोफिशिएंट को देखा तो a1/a2 कितना आ रहा है 3/6। इसके अलावा b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2/4। क्लियर, और इसके अलावा c1/c2 की वैल्यू कितनी आ रही है 7/14। क्लियर, उसके बाद में यहाँ पर 1/2, इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 1/2 और इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। इसका मतलब ये जो दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रही है, जहां पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर भी इसका सॉल्यूशन है, दोनों कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। क्या बोल सकता हूं, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। क्लियर, इस जगह पर
किसमें, कोइंसिडेंट की कंडीशन के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। अब होता है क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट के अंदर, कि हर पॉइंट पर ये दोनों के दोनों जो इक्वेशंस हैं ये हर पॉइंट पर वेरीफाई करेगी। क्लियर, क्योंकि इस जगह पर भी ये हो सकता है, इस जगह पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, इस जगह पर भी आएगी, इस जगह पर भी आएगी, इस जगह पे ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहां पर इनकी वैल्यूज क्या होगी, सेम आ सकती है। क्लियर, तो ये सेकंड कंडीशन थी। पहली कंडीशन मैंने किसकी पढ़ी थी, पैरेलल लाइन की। किसकी पढ़ी थी, पैरेलल लाइन की। दूसरी कंडीशन मैंने किसकी पढ़ी है, कोइंसिडेंट की। किसकी पढ़ी है, कोइंसिडेंट की। अब तीसरी कंडीशन में पढ़ने वाला हूं, दैट इज इंटरसेक्टिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरसेक्टिंग कंडीशन। इंटरसेक्टिंग के अंदर क्या होता है यहाँ पर कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्या बताया मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर एक लाइन तो ये होगी, क्लियर, और एक लाइन दूसरी होगी ये वाली। ये दोनों एक दूसरे से कट करेगी। ये लाइन 1 को शो करेगा, किसको शो करेगा, ये लाइन 1 को, और ये लाइन 2 को शो करेगा। तो ये लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोलूंगा कि ये उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर, अब होता क्या है यहाँ पर कि इसकी कंडीशन भी बनेगी। इसकी कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। हम यहीं पर इसको एंड कर देंगे। A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां पर दे दिया मैंने 3x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दे दिया इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर इसका A1 अपॉन A2 किया तो यहां पर आ रहा है 2 अपॉन 3। इसका B1 अपॉन B2 किया तो ये आ रहा है 1 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि 3 अपॉन 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 अपॉन 6, और यहां पर कितना आ रहा है, C1 अपॉन C2। अब मेरे को ये बताओ क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू या फिर इज नॉट इक्वल टू, समझ में आ गया, क्लियर। इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, जब ये यहीं पर कट हो गया तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। होता क्या है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के दोनों लाइंस मिल रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ये, इस जगह पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर वो वैल्यू, इस कंडीशन, इस लाइन के ऊपर भी वो वैल्यू शो करेगी और इस लाइन के ऊपर भी वो वैल्यू शो होगी। क्लियर, तो यहाँ पर होता क्या है, दोनों जगह पर एक कॉमन पॉइंट आता है। क्या आता है, वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट। क्लियर, या फिर हम बोल सकते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इसको बोल सकते हैं सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। क्या आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है। जहां पर वो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, कट कर रही होती है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन 1 होगा। क्लियर, तो अभी तक हमने पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ा। क्लियर, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ा है। अब होता क्या है यहाँ पर कि पैरेलल लाइन के अंदर मैंने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल के अंदर क्या बताया था, नो सॉल्यूशन। क्लियर, और वहीं पर कोइंसिडेंट के अंदर क्या बताया था, कोइंसिडेंट के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग के अंदर कितना बताया, इंटरसेक्टिंग के अंदर 1 सॉल्यूशन होता है। क्लियर है, तीनों की कंडीशन पता है। पैरेलल की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट की कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट सॉरी इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंटिन्यू चलेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी इंटरसेक्टिंग के अंदर क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर है, यहां तक कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर अब क्या होगा, यहाँ पर कि हमारे को क्वेश्चन के अंदर एल्जेब्रा में शो करना पड़ेगा कि बोल देगा यहाँ पर 2 टाइप्स हैं। क्या चीज होती है, एक तो होता है एल्जेब्रिक फॉर्म। क्या होता है,
एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जैसे मैंने शो कर दिया 5x प्लस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म है जिसके अंदर मैं इसको एक्स वाई की फॉर्म के अंदर शो कर रहा हूं। दूसरी होती है ग्राफिकल वैल्यू। क्या? ग्राफिकल। ग्राफ के अंदर कैसे शो करेंगे, तो ग्राफ के अंदर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये एक ग्राफ बना देगा कोई भी एग्जामिनर और बोल देगा यहाँ पर कि एक लाइन ऐसे बनानी, बोल देगा इस लाइन के अंदर यहाँ पर इसकी ये इक्वेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो दो टाइप से यहाँ पर एल्जेब्रिक वैल्यू और ग्राफिकल वैल्यू होती है, दोनों टाइप की वैल्यूज को हम आगे देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। इसका मतलब क्या है, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है या फिर पुत्री को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले। अब ये जो एज वाले क्वेश्चंस हैं, इन एज वाले क्वेश्चंस के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रिक चलती है, फिर एक पर्टिकुलर चीज होती है जो कि हमें ध्यान रखना है। हमें जब एज्यूम करनी होती है वो हम प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। क्लियर? हम प्रेजेंट एज एज्यूम करेंगे और अगर हमारे को पास्ट में चलना होगा तो हम उसके अंदर माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसके अंदर? पास्ट के अंदर। और अगर हमारे को फ्यूचर शो करना पड़ेगा तो हम उसके अंदर फ्यूचर शो कर देंगे। क्या शो कर देंगे? फ्यूचर शो कर देंगे। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर कि आपकी एज जो है 15 ईयर की, कितनी ईयर की है? 15 ईयर की। और कोई बोलता है कि आज के 5 साल पहले, मतलब 5 ईयर अगो, तो 5 ईयर अगो की जब कंडीशन लगेगी तो यहाँ पर आप 10 साल के हो जाओगे। कितने साल के हो जाओगे? 10 साल के हो जाओगे। लेकिन अगर कोई बोलता है कि आपको 5 साल हेंस, 5 ईयर हेंस, मतलब आगे की फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वहां पर आप 20 ईयर्स के हो जाओगे। कितने ईयर्स के हो जाओगे? 20 ईयर्स के। कब? जब वो 5 ईयर्स की बात कर रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमें एज्यूम करनी पड़ेगी परसेंटेज। मान लेते हैं यहाँ पर कि अभी जो एज्यूम कर रहे हैं वो हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? तो होगा क्या, अगर 5 इयर्स अगो की कंडीशन लगेगी तो 5 इयर्स की अगो की कंडीशन में x माइनस 5 शो करेंगे। क्या शो करेंगे? x माइनस 5। और अगर 5 ईयर हेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब x प्लस 5। फ्यूचर की कंडीशन शो हो रही है तो मैं यहाँ पर x प्लस 5 लिखूंगा। क्लियर? अब क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में पहला है आफ्ताब। कौन है पहले आफ्ताब। आफ्ताब जो कि अपनी डॉटर से कह रहे हैं कि 7 years ago, 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। मतलब मैं मान सकता हूं यहां पर कि जो आफ्ताब की जो एज है, किसकी? आफ्ताब की जो एज है वो x मान। लेट एज्यूम द एज ऑफ आफ्ताब इज x। क्लियर? और उसकी जो डॉटर की एज है वो है उसकी y। क्या एज्यूम किया मैंने? y। आफ्ताब की एज x और डॉटर की एज क्या एज्यूम की है? y। अब वो बोल रहा है 7 टाइम्स अगो, मतलब 7 ईयर, 7 ईयर्स अगो। तो 7 ईयर अगो में आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस 7। ध्यान से देखना, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मैंने एज्यूम की है। प्रेजेंट एज क्या है? x है। और 7 ईयर्स अगो में आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। और उसकी जो डॉटर की एज है वो हो जाएगी y माइनस 7। क्लियर? अब होता क्या है यहाँ पर कि आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज के अंदर उसने रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है? उसने बोला है I was 7 times as old as you were then। मतलब मैं तुम्हारे से 7 टाइम्स बड़ा हूं। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पर फादर बड़ा है या फिर डॉटर बड़ा है? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना जनरल कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि फादर बड़े हैं या डॉटर बड़ी है। तो ऑफिशियली बात है जो फादर होता है वो बड़ा होता है और जो डॉटर होती है वो छोटी होती है। अब मेरे को फादर बिगर है और डॉटर छोटी। क्लियर दिख रहा है साहब? क्लियर? और इसके अंदर बोल रहा है 7 टाइम का, या तो ये से 7 टाइम बड़ा होगा या फिर ये से 7 टाइम बड़ी होगी। अब है क्या यहाँ पर फादर है इस जगह पे और डॉटर है इस जगह पे। ध्यान से देखना, फादर किस जगह पे? इस एज पे। क्लियर? और डॉटर कहाँ पे है? उससे छोटी एज पे। तो फादर और डॉटर के अंदर यहाँ पर इस केस के अंदर तो ये फादर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर और ऊपर पहुंच जाएगा। फादर और ऊपर पहुंच गया जो कि गलत है, जबकि फादर को वापस से वहां पे लेके आते हैं और डॉटर को क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या अब दोनों इक्वल है? इसका मतलब ये है कि ये फादर है ये डॉटर है। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दोनों की एज क्या आ जाएगी? इक्वल।
किसको मल्टीप्लाई किया गया, डॉटर को मल्टीप्लाई किया गया। किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसने क्या बोला, 7 टाइम्स का रिलेशन दिया। किसका दिया, 7 टाइम्स का रिलेशन दिया। कब, जब वो 7 ईयर्स अगो की बात कर रहा है। तो यहां पर x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस 7। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये जो फादर था उसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा आंसर जाएगा, जबकि अगर मैं छोटी डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो सकता है मैं भी उसके इक्वल चल जाए, जो बड़ी डिजिट है उसके इक्वल चल जाए। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, x की जगह x माइनस 7 की जगह माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। 7y मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों डिजिट्स को उठा करके यहां पर ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे, x माइनस एम्प्लाइज जेड लगाना ना भूलें। एम्प्लाइज जेड क्या शो करेगा कि आपका इक्वल टू यहाँ चल रहा है, तो आपको इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए एम्प्लाइज जेड लगाना पड़ेगा। क्लियर, तो ये x माइनस 7y, ये माइनस का 7y, और यहाँ पर ये 49 जो है, ये 49 जो कि नेगेटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7y इज इक्वल, सॉरी, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना, आफ्ताब की जो एज है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो यहाँ पर x और y है ये इस टाइप से शो करेगा। यहाँ पर 7 ईयर्स अगो का रिलेशन दिया गया है, तो इस कंडीशन में ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, x माइनस 7 ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, एल्जेब्रिक इक्वेशन है जहां पर ये सोल्व हो। क्लियर। अब आगे आफ्ताब जो बोल रहा है, आफ्ताब क्या बोल रहा है वापस से, आफ्ताब बोल रहा है आगे कंडीशन के अंदर आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 ईयर्स अगो, सॉरी आफ्टर 3 ईयर, मतलब परसेंटेज उसने दे रखी है। परसेंटेज क्या है आफ्ताब की, x है। हमने क्या एज्यूम किया, परसेंटेज x, और उसकी डॉटर की क्या एज्यूम की है, y। तो x और y। अब फ्यूचर की कंडीशन दे रहा है वो यहाँ पर, और कितने साल बाद में, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब 3 साल के बाद में। अब 3 साल के बाद में इसका मतलब ये है कि ये हो गया x प्लस 3 और ये हो गया y प्लस 3। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्यूचर की कंडीशन लग रही है, और मैंने आपको बताया कि फ्यूचर की जब कंडीशन लगेगी तब दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भाई, एक आपके फादर एक आप हो। क्लियर, आपके फादर को अगर 3 ईयर बढ़ा रहा हूं तो आपकी भी 3 ईयर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, 3 साल बाद की कंडीशन के अंदर, तो वही केस यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर इसने बताया कि फादर जो है वो 3 टाइम है अपनी डॉटर का। किसका है, डॉटर का 3 टाइम है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि डॉटर के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि, तो यहां पर 3y प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दोनों को उठा करके यहां लेके आ गए, तो x माइनस 3y, ये इधर आ गया, माइनस 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में से किसको सेपरेट करे, कैसे करे। मैंने कहा जो बड़ी डिजिट है उसका साइन देख लो, बड़ी डिजिट का साइन जो आएगा वही मेरा आंसर जाएगा, मतलब ये आ गया। क्लियर, और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 का क्या बचेगा, 6 बचेगा, इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। हुआ क्या है यहाँ पर मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। मैंने देखा एक माइनस की डिजिट है और एक किसकी डिजिट है, प्लस की डिजिट है। एक माइनस की डिजिट है, एक प्लस की डिजिट, का मतलब ये प्लस माइनस तो माइनस होगा। क्लियर, ये तो पता चल गया मेरे को माइनस होगा। अब किसमें से किसको माइनस करूं कि आंसर आ जाए, सही आंसर आए। तो मैंने देखा यहाँ पर दोनों में से बड़ी डिजिट किसकी है, दोनों में से बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की। तो जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लगाती है। क्लियर, अब 9 में से 3, क्योंकि मैंने बता दिया माइनस तो होगा ही, तो माइनस में क्या किया, 9 में से 3 क्या, 6 आ गया। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है कि किस टाइप से उसको करना होता है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42, और सेकंड इक्वेशन जो है वो है x माइनस 3y माइनस 6। तो दोनों इक्वेशन में ध्यान रखता हूं, x माइनस 3y इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे अब आगे। अब कैसे सोल्व होगा ये,
यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ग्राफिकल मेथड। कौन सा वाला? ग्राफिकल। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्जेब्रिकल शो करो, तो एल्जेब्रिकल मैंने शो कर दिया यहाँ पर, एल्जेब्रा की फॉर्म के अंदर मैंने इसको लिख दिया है। अब बात करते हैं इसका सेकंड आंसर, जो कि इसने बोला है कि इसको ग्राफिकली भी शो करना है। क्या शो करना है? ग्राफिकली। अब ग्राफिकली के लिए क्या होगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक बार x को एज्यूम करेंगे 0 के इक्वल। एक बार क्या किया? लेट एज्यूम लेट x इक्वल टू 0। इस कंडीशन में x इक्वल टू 0 लगा रहा हूं तो क्या होगा? -3y -6 इक्वल टू 0। ये तो 0 बन ही गया था, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि x की वैल्यू क्या ली है मैंने? 0 ली। तो यहां पर 3y -3y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से y की वैल्यू आ गई 2। ध्यान से देखना, कब? जब x इक्वल टू 0 था तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर है? अब यहां पर x इक्वल टू 1 एज्यूम करो, सॉरी y इक्वल टू 0। एक बार x ले लिया और एक बार y ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। x की जगह 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, y की जगह भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे को फ्रैक्शन में नहीं जाना है। क्यों? फ्रैक्शन में जाने से एरर के होने के चांसेस बन जाएंगे, तो हमें फ्रैक्शन नहीं जाना, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन आता ही नहीं सोल्व करना। मैं मान सकता हूँ यहाँ पर कि फ्रैक्शन में जाने पर हो सकता है पॉइंट्स में मिस्टेक आ जाए, हो सकता है वो बोले यहाँ पर कि एग्जामिनर बोले कि पॉइंट अप टू 2 डिजिट और आप 3 डिजिट ले रहे हो या 4 डिजिट ले रहे हो, तो वहां पर या सिंगल डिजिट ले रहे हो तो वहां पर आंसर वेरी कर सकता है हल्का सा। तो इस जगह पर हम ये ध्यान कोशिश करेंगे कि हम फ्रैक्शन के अंदर ना जाए। क्लियर? तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखा तो x -0 -6 इक्वल टू 0। ये -0 कोई सेंस नहीं है इसको लिखने का, तो यहाँ पर x -6 और x -6 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 6 आ गई। किसके अंदर? y की वैल्यू जब 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन से, ये फर्स्ट था आंसर और ये क्या था? सेकंड आंसर। क्लियर? यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x, यहाँ लिखेंगे y और ये चीज शो करेंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बोला गया है, x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। और जब y की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही? 6 आ रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे पास में फर्स्ट टेबुलर डाटा आ चुका। टेबुलर डाटा ध्यान रखना, मैं टेबुलर बोल रहा हूँ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को भी वैसे सोल्व करेंगे जैसे सोल्व करते हैं कि लेट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 आ गया, -7y इज इक्वल टू माइनस का 42। भाई 42 को उधर लेके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस का 42 और ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? y इक्वल टू 6 बच गया। कितना बच गया? y इक्वल टू 6 बच गया। क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट है लेट y इक्वल टू 0। अब की बार मैं y को 0 मान रहा हूं। किसको मान रहा हूं? y को 0 मान रहा हूं। तो y को जब 0 माना तो x प्लस 42 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0 के इक्वल हो गई। तो x प्लस 42 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 42। नहीं आया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर वापस से वही टेबुलर डाटा। टेबुलर डाटा क्या है? ये x है, ये y है और यहां पर ये इस टाइप से चल रहा है। ओके। अब यहां पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? -42। ध्यान से देखना, -42। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी और यहाँ पर टेबुलर फॉर्म क्या आ रही है? ये आ रही है। क्लियर? अब इन टेबुलर फॉर्म से हम एक ग्राफ शो करेंगे। क्या शो करेंगे? ग्राफिकल शो करेंगे। ग्राफिकल का मतलब क्या है कि जिस जगह पर हम ग्राफ लें। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर के अंदर हम सबसे पहले उसको बीच में से 4 पार्ट कर देंगे। ये एक लाइन खींचेंगे y एक्सिस वाली और ये एक लाइन खींचेंगे हम x एक्सिस वाली। इसको हम शो करेंगे ओरिजिन से। किसको शो करेंगे? ओरिजिन, क्योंकि हमें ग्राफिकली शो करना है और ग्राफिकली शो करने के लिए इसको ओरिजिन लेना पड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस आएगा, यहाँ पर x डैश एक्सिस आएगा, यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर y डैश एक्सिस आएगा। 0 से इधर की तरफ चलूंगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 2 इस टाइप से आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर नेगेटिव में क्या आएगा? -1 -2 इस टाइप से। ठीक है? ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे ही नीचे की तरफ। अब मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं,
कई कई जगह पे तो 2 2 4 5 10 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। मैंने बोला है यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू चेक करो एक्स की पूरे इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम आ रही है -42 कोई टेंशन, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्लियर, और 0 आ रही है, क्लियर। मतलब 42 मैक्सिमम है और 0 क्या है, 0 या 6, वो इधर की तरफ है। और इधर की तरफ चेक किया तो यहाँ पर आ रहा है 6। y की वैल्यू छोटी आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है, 42 तक जा रही है। कितनी जा रही है, 42 तक। तो यहाँ पर हमें स्केल एज्यूम करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्केल। और स्केल क्या होता है, स्केल एक हम मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस। क्या लिखा, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डिजिट बड़ी आ रही है तो हमें स्केल एज्यूम करना पड़ेगा। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट या फिर 5 ईयर, क्लियर। 5 यूनिट या 5 ईयर। और y इक्वल टू, ईयर लिखना बेटर है क्योंकि यहाँ पर हम आफ्ताब की बात कर रहे हैं, 5 ईयर। और यहाँ पर y इक्वल टू, अब y के लिए मेरे पास पता है मुझे कि यहाँ पर मैक्सिमम 6 तक दिख रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर शो कर सकते हैं क्योंकि ये तो छोटी डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल शो करना पड़ेगा ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, ये 30 और ये 35 और ये 40, क्लियर। ऐसे एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस शो करनी पड़ेगी। 5, फिर उसके बाद में 10, फिर -5 -10 -15 -20 -25 -30 और -35, ये माइनस का 40 और ये माइनस का 45, क्लियर। ऐसे y एक्सिस पे शो करना पड़ेगा। y एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, 1, क्योंकि 1 1 का मैं ले रहा हूं यहाँ पर, तो 2 ईयर का ले लेते हैं, सही रहेगा ग्राफ। तो 2 2 का गैप लेते हैं यहाँ पर, 2 4 6 8 10 12, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, x पर 0 और y पे कितना 2, x एक्सिस पर 0 और y की पर कितना 2, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से दिख रहा है, क्लियर। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और x एक्सिस पर x6 और y पर कितना 0, y पर 0 और x पे कितना 6, ये आ गया, क्लियर। इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो मैं भी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर ये इस टाइप से शो, क्लियर। ये फर्स्ट ग्राफ है। इस ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हमें शो करना पड़ेगा कि हम कौन सी लाइन का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाया हमने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन का ग्राफ ये है और सेकेंडरी लाइन का ग्राफ क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई 6, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है -42, जो कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पर जा रही होगी मे भी शायद। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर। तो हो सकता है मे बी ये जो आंसर है, ये कटिंग पॉइंट जो है इसका आंसर हो, क्लियर। यहाँ पर ये इस टाइप से इसका आंसर जा सकता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर अभी तक मैंने ये जो ग्राफिकल शो किया है ये ऑन बोर्ड शो किया है, ना कि ग्राफ पेपर पे शो किया है। ग्राफ पेपर जब तुम तुम्हारी कॉपी के अंदर शो करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उस जगह पर। अभी यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है मैं भी डिफ्लेक्शन कर जाए, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने एक आपको आइडिया दिया, क्लियर। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। सेकेंडरी लाइन के ऊपर भी वापस से वही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो ये सेकेंडरी लाइन की इक्वेशन है। इस टाइप से ग्राफ पे रिप्रेजेंट शो होगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल वाला क्वेश्चन आपके 5 नंबर का आने वाला, 5 नहीं तो अदरवाइज 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा अगर एग्जाम में आता है, क्लियर। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लग रही है। एक बार चेक कर लेते हैं, a1/a2 दैट इज 1/1, a1/a2 1/1, b1/b2 दैट इज -3/-7, मतलब माइनस से माइनस कट गया, क्या ये एक दूसरे की इक्वल है, नहीं, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लग रही है, क्लियर। तो ये आंसर चेक कर लेना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिख रहा है यहाँ पर, वो क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम
buys 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेट की जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट है, बेट की जो कॉस्ट है वो हम मानते हैं यहाँ पर एक्स। क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक्स। और जो बॉल की कॉस्ट है वो कितने की है, बॉल है हमारे पास में वाई की, कितने की, बॉल है वाई की। क्लियर। तो हमने ये एज्यूम किया है, लेट एज्यूम द कॉस्ट ऑफ बेट इज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज वाई। क्लियर। अब वो बोल रहा है यहाँ पर कोच जो है वो 3 बेट ले रहा है और 6 बॉल ले रहा है, कितने रुपए के, 3900। कितने के, 3900। इसका मतलब 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर। सेकंड इक्वेशन के अंदर वो क्या बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर वो एक बेट लेता है और 3 बॉल लेता है तो वो 1300 की पड़ती है। तो इसका मतलब एक बेट और 3 बॉल्स, इसकी जो कॉस्ट है वो 1300 की है। उसने साफ बताया यहाँ पर कि ये 1300 की कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहां पर जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे किस टाइप से, वही ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली शो कर दी है मैंने यहाँ पर। अब ग्राफिकली सोल्व करने के लिए मेरे को सबसे पहले वापस से वही इसके 2 पोर्शन करने पड़ेंगे, एक्स और वाई के अलग अलग। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इधर की तरफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। क्लियर। यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने x इक्वल टू 0 एज्यूम किया, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0। और जब मैं x इक्वल टू 0 एज्यूम कर रहा हूं तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, 6y इज इक्वल टू 3900। दिख रहा है साफ साफ। क्लियर। क्योंकि ये x इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 650। कितनी आ चुकी है, 650। क्लियर। इसी टाइप से y इक्वल टू 0 पुट किया, लेट y इक्वल टू 0। और जैसे y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, यहां पर इस टाइप से टेबल बनेगी, ये x और ये y, वही सेम चीज जो यहाँ पर करेंगे। क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 650। क्लियर। और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। क्लियर है। ओके। सेकेंड इक्वेशन के अंदर वही लेट x इक्वल टू 0, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है, 3y इज इक्वल टू 1300। तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे पास में कि जो y की वैल्यू फ्रैक्शन में जा रही है, कहीं ना कहीं गलत एज्यूम कर रहा हूँ। क्यों गलत एज्यूम क्यों किया, गलत एज्यूम नहीं, मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन में आने से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं ऐसी डिजिट एज्यूम करूंगा जहां पर x की वैल्यू भी कम हो जाए और y की वैल्यू से भी काम बन जाए मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर x की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ। मैं x इक्वल टू मान रहा हूँ यहाँ पर कि जो x की वैल्यू है वो है मेरे पास में 400 रुपीज। कितनी, 400। x की वैल्यू 400 एज्यूम कर ली, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बताया एजम्पशन में हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, मैं यहाँ पे 400 कर रहा हूँ, आप 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जो y की वैल्यू आ रही है या फिर जो हम वैल्यू ला रहे हैं वो भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो गया 3y, एक बार मैं लिख देता हूँ, 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इस इक्वेशन को सोल्व किया, y की वैल्यू आ गई 300। कितनी आ गई, 300। ध्यान से देखना। क्लियर। अब यहाँ पर x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पुट किया, सेकंड इक्वेशन के अंदर लेट y इक्वल टू 0। अब जब y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ वापस से इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, 1300। ये x की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, कब, जब y इक्वल टू 0 पुट किया। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। अब वापस से वही टेबुलर डाटा एज्यूम किया। टेबुलर डाटा क्या है यहाँ पर कि x और y ये दोनों है। क्लियर। x क्या है, x की वैल्यू जब मैंने 400 रखी है तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 300। क्लियर। और जब y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, y की वैल्यू जब 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1300। क्लियर है। ये टेबुलर 1, ये टेबुलर 2, इन दोनों की हेल्प से ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से कि हमारे पास में ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये एक लाइन जा रही है, लीनियर लाइन इस टाइप से, और ये भी दूसरी लाइन लीनियर लाइन है जो कि इसके इस जगह पे कट करेगी। किस जगह पे कट करेगी, इस जगह पर। मतलब y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0 आएगी। इस जगह पे कटिंग पॉइंट पे क्या आएगी, y की वैल्यू 0 है।
ध्यान से देखना, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना वही सेम होगा जो मैंने बताया आपको कि पहले एक्स वाली ये वाली डिजिट आएगी, उसके बाद में ये, उससे दोनों इक्वेशन से बन जाएगा ग्राफ इस टाइप से, ऐसे इधर की तरफ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, मेरे को क्यों लगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे, कटिंग पॉइंट इनका ये वाला होगा। एक छोटी सी चीज जो हिंट दे रही है मेरे को यहाँ पर कि y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1300, मतलब ये जो वैल्यू है ये दोनों जगह पे कॉमन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1300, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1300, तो y इक्वल टू 0 और 1300 यहाँ पर इस जगह पर ये इसका कॉमन पॉइंट होगा। ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ y है, कॉस्ट ऑफ y वो कितनी आएगी 0। कितना अच्छा हो कि अगर बॉल 0 रुपए की मिल जाए और बेट का कॉस्ट देना पड़े, मतलब हमें जो पैसे देने पड़े वो केवल केवल बेट के देने पड़े और हमारे को बॉल फ्री में मिल जाए, कितना मजा है। क्लियर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। कितने केजी एप्पल, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप। तो मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल की जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट है, एप्पल की जो कॉस्ट है वो x है, और जो ग्रेप की कॉस्ट है, ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y है। कितनी है, y। तो 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप, इसका मतलब ये है कि 2x, क्लियर, और 1 kg ग्रेप, ग्रेप के अंदर y इज इक्वल टू 160। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्योंकि 2 kg ग्रेप और 1 kg एप्पल, सॉरी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप की कॉस्ट कितनी 160 रुपीज। आफ्टर 1 मंथ, एक मंथ के बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4x, क्लियर, प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इज इक्वल टू 300। क्लियर है, यहां तक कोई टेंशन नहीं। अब वापिस से वही x इक्वल टू 0 पुट किया, लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 160। क्लियर। लेट y इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। ध्यान से देखना, y इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया, क्या वैल्यूज आ गई। रीजन क्या है यहाँ पर 0 पुट करने का, दोनों 0 पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, तो फ्रैक्शन में नहीं आना वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया। इसका टेबुलर डाटा बनाएंगे, टेबुलर डाटा के अंदर क्या होगा, यहाँ पर इसके टेबल, ये x शो करेगा और ये y शो करेगा। x पर 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 160। क्लियर। और y इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, x इक्वल टू 0 पुट किया, लेट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 150। हाँ या ना, क्लियर है, ओके। तो जब x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 150 आ गई, और जब y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, लेट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 75। कितनी आ गई 75। क्लियर। अब वापस से वही इसका टेबुलर डाटा बनाना पड़ेगा। टेबुलर के अंदर क्या है, x और y, टेबल की फॉर्म के अंदर लिखो, उसके बाद में शो करेंगे ये वाली चीज। ओके, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है 150, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 150, और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 70, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 75, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ये जो मेरी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, कौन कौन से एल्जेब्रिक इक्वेशन है, 2x प्लस y इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2, ये तो हो गई एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब ग्राफिकली के लिए मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट ले लिए, कौन कौन से, वापस से वही, ये जो ग्राफ पे शो करेंगे, देखते हैं कैसे शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक लीनियर वही ग्राफ शो होगा इस टाइप से। क्लियर। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आएगा स्केल, स्केल मैंने आपको लिखना बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कैसे लिखेंगे कि ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जितना आएगा। अब यहाँ पर एक्स की लाइन में देखना है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है 80, और मिनिमम तो 0 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। इसका मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है 160, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एज्यूम कर सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारे 10 रुपीज को शो करेगा। क्लियर। ऐसे ही ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 10 रुपीज। ये भी किसको शो करेगा? 10 रुपीज को शो करेगा। हम यहाँ पर दोनों का एज्यूम कर सकते हैं और फिर यहाँ पर ये जो ओरिजिन है यहाँ से 10 का गैप लेकर के 10, 20, 30, 40 इस टाइप से शो करके मैं भी इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा और वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो बताएगा उसकी वैल्यूज। किसकी वैल्यू? अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है वो वैल्यू तो वो एक्स एक्सिस पे होगा। लेट एज्यूम यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे आ रही है वो आ रही है 50, क्योंकि मैंने अभी आइडिया से बनाया, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी और ये आएगी। ये जो एक्स की वैल्यू है ये एक्स हमने क्या एज्यूम किया था? एप्पल एज्यूम किया था, द कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो ये हो गई पर केजी एप्पल की कॉस्ट। क्लियर? और ये हो गई पर केजी ग्रेप की कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफिकली शो करेगा। क्लियर? एक्सरसाइज नंबर 3.1 यहां पर कंप्लीट होती है। तो यहां पर क्लास 10th के चैप्टर 3 की चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें,